But our objective, our struggle, and our opinion is that this whole act in itself is unconstitutional. It violates Article 14, 15, 25, 26 and 29. जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। दोस्तों, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो तमाम बातें कही गई, कोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत दी गई, क्या वो अंतिम राहत है? यानी कि उसके बाद कोई भी बड़ा कदम केंद्र सरकार नहीं उठा सकती। यानी जो 7 दिन का वक्त मांगा गया है, उन 7 दिनों के भीतर कुछ बड़ा नहीं करने जा रही केंद्र सरकार। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बयान किसी और का नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है। उस दावे को न केवल देखिए बल्कि अंदर तक टटोल के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि काफी कुछ चीजें बदल सकती है। इसलिए अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के एक एक बयान को अगर आप समझेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे ये झटका तो है और इस झटके से उबरने के लिए हाथ पैर मार रही है मोदी सरकार। आपको पश्चिम बंगाल के हालात भी दिखाएंगे कि लगातार आरोप लग रहा है कि टीएमसी जो वहां पर सरकार में मुर्शिदाबाद में किस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, और मैं भी मानता हूं जिम्मेदार है कि भाई राज्य सरकार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतने मासूम बन चुके हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि एक एक बयान जब आपको दिखाऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर माहौल खराब करने में जुटे हैं। और तो और आपको दिखाऊंगा वो टाइमिंग जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही कि बीजेपी कहती थी कि वाह क्या टाइमिंग है, और अब देखिए देश के उपराष्ट्रपति की टाइमिंग क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बिना देर के दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको देखिए, इस बयान को, इस खबर को देखिएगा। इस खबर में मुस्लिम स्पेस की यह खबर है, क्या कह रहे हैं? But our objective, our struggle, and our opinion is that this whole act in itself is unconstitutional. It violates Article 14, 15, 25, 26, and 29. Okay. And apart from what has been मुस्लिम स्पेस की तरफ से बताया गया, मुस्लिम समुदाय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत के बावजूद भी अपनी वक्फ की संपत्ति खोएगा। यह असदुद्दीन ओवैसी का दावा है। इस दावे को समझने के लिए काफी कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें बताया गया, ओवैसी ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम आज के अंतरिम आदेश को सावधानी से देख रहे हैं क्योंकि इस कानून में 40 से 45 संशोधन किए गए हैं, इसलिए गौर से देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए, काफी कुछ संशोधन किए गए हैं, उनको पढ़ा जा रहा है, इसीलिए एक एक चीज को देखकर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी सुनवाई खत्म नहीं हुई है। अभी अंतरिम आदेश आया, राहत आई है, लेकिन अभी इस पर पूरी सुनवाई नहीं हुई। देखिए क्या है, लाइव लॉ ने लिखा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंट दिया स्टे का सेंटर को, उसके फौरन बाद ही वक्फ अमेंडमेंट जो है ना, जो वक्फ संशोधन कानून है, उसको स्टे लगाने का जैसे ही हिंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही कहा गया कि वुडंट अपॉइंट नॉन मुस्लिम स्टेटस क्यू ऑन डिक्लेयर्ड वक्फ, यानी कि कोई भी नॉन मुस्लिम अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान है क्या? देखिए, आप कुछ बयान में आपको सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनते चलिए। के लिए दूसरा, जो 2 नॉन मुस्लिम को आप इंक्लूड करके लेके आ रहे हो, उसको भी हम स्टे करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को स्टे करने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि मैं इसको किसी दूसरी कोर्ट में भेजूंगी सुनने के लिए, हाई कोर्ट में, या ये खुद ही सुनेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज़ पर ये चीज़ होनी है। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आप समझ गए। पहले ही स्टे का या फिर दूसरी कोर्ट में जाने का जो हिंट दिया गया, उसके बाद से ही सरकार में थोड़ी खलबली मची हुई थी कि सरकार करेगी क्या। इसी बात को लेकर वो थोड़े परेशान नजर आ रहे थे और आखिरकार ये इन्हें फैसला देना पड़ा। चलिए एक और बयान आपको सुना रहा हूं, क्या कह रहा है। इस सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, 26। ये खुद सत्ता पक्ष के वकील बता रहे हैं क्या 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 वहां सुनवाई के दौरान हुआ है। अब चलिए
इनको भी सुन लीजिए। अमानतुल्लाह खान। तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सही बात है। सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र तो ये तमाम अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी इसमें निकल कर आए हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर जो इससे जुड़ी नहीं है लेकिन ऐसी ही एक खबर है। आप कहते हैं कि जो वक्फ संशोधन कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में यहां पर नॉन मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन अब जरा इस खबर को पढ़िए। ये खबर है उसमें बताया था प्रिंट की, ए मुस्लिम कांट टीच अस आर धर्म, BHU संस्कृत स्टूडेंट्स वांट प्रोफेसर आउट। ये कहते हैं BHU में एक मुस्लिम व्यक्ति है जो संस्कृत पढ़ाने के लिए रखे गए प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुसलमान कभी हमें संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। खुद पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन मुस्लिम नहीं पढ़ा सकता, ये वाली बात है। और इस आधार पर लेकिन देखिए प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, प्रोफेसर अगर मुस्लिम है वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हमें बोर्ड में काउंसिल में उनके हिंदू चाहिए यानी गैर मुस्लिम चाहिए। अब सोच लीजिए इनका इरादा क्या है। विल रिमूव पावर ऑफ वक्फ बोर्ड, नॉन मुस्लिम एंड वुमेन ऑन बोर्ड। देखा, ये सारी की सारी चीजें अब कितनी मिलती जुलती हैं, इनके इरादे क्या समझिए। लिखा गया है, ये राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते हैं, मोदी गवर्नमेंट वांट नॉन मुस्लिम इन वक्फ कमेटी। वो चाहते हैं कि नॉन जो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो तो वक्फ कमेटी में हो। मुस्लिम टीचर BHU संस्कृत फैसिलिटीज और सभी स्टूडेंट्स हैकल्स करते हैं, उसे परेशान करते हैं, हो अल्लाह हंगामा करते हैं कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। कहते कि दोनों ही स्थितियों में आप समझिए किस तरह के विचार लेके चलते हो। BHU है कहाँ? वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी साहब खुद प्रधानमंत्री हैं। अब आइए पश्चिम बंगाल की खबर पर। ABP न्यूज की खबर है, पुलिस नहीं बचाएगी, हथियार खरीदो, दिलीप घोष की हिंदुओं से अपील, TMC ने लगाए भड़काने के आरोप। दरअसल दिलीप घोष ने हाल ही में एक बयान दिया जिसको आधार बनाया गया कि पुलिस नहीं बचाएगी, हथियार खरीदो। यह बयान दिलीप घोष दे रहे हैं। TMC ने इस पर भड़काने के आरोप लगा दिए कि इस तरह के बयान जायज ठहराए नहीं जा सकते। अब देखिए एक तरफ हो क्या रहा पश्चिम बंगाल में, सबसे महत्वपूर्ण दिलीप घोष साहब से जुड़ी हुई खबर ही बता देता हूं। दिलीप घोष साहब कर क्या रहे हैं, एक तरफ भड़काने का काम कर रहे हैं कि पुलिस नहीं बचाएगी, हथियार खरीद लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और खुद क्या करने जा रहे हैं, पढ़ लीजिए खबर। 61 साल के हैं दिलीप बाबू, BJP के नेता, और 61 साल की उम्र में शादी करने जा रहे हैं इन महिला से। दिलीप घोष बंगाल BJP के पूर्व अध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा की नेता रिंकू मजूमदार से करेंगे शादी। 2016 में बने थे विधायक, 2019 में सांसद बने थे घोष, अभी शादी करने जा रहे हैं। मतलब उधर आप आग में झोंकने जा रहे हैं लोगों को कि हथियार खरीदो, ये कर लो, पुलिस नहीं बचाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, और इधर आप ये तमाशे कर रहे हैं। आपको डर नहीं है, मतलब या तो आप असली हिंदू नहीं है, मैं तो या तो ये मानूंगा आप या तो असली हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर आप असली हिंदू हैं और हिंदुओं में संकट टूटा हुआ, आप शादी करने में लगे हुए हैं, दो में से एक बात होगी ना। यानी संकट सिर्फ गरीबों के लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आप मौज काटेंगे, आपका काम लोगों को भड़का नहीं कर सिर्फ है। चलिए अब आइए जो टाइमिंग का जिक्र मैंने किया था, टाइमिंग ये है, लाइव टीवी की खबर है आपके अपने चैनल की। राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। इस बयान के बाद एक सवाल तो उठता है, संविधान बड़ा या राष्ट्रपति? पहले मैं इसकी टाइमिंग आपको दिखाऊंगा क्या है, लेकिन क्या कह रहे हैं जरा इनको सुन भी लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं हर बार जब भी आते हैं तो। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. चलिए मैं आपको बता देता हूं ये दिक्कत इनको किस बात की हो गई है। आज तो बड़े धीरे बोल भी रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। इन्होंने क्या कहा है, देखिए लिखा भी है, PTI की खबर है। भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है, ये हम भी मानते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं, ये बात भी सच है। ये शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल लेते हैं। हर कोई प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश वे सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। लेकिन संविधान की रक्षा करना, संविधान को बनाए रखना, संविधान की रक्षा करना, यह भारत के राष्ट्रपति की शपथ है, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। अब तेरे कहा हालत क्या होती है ना, जब आप जैसा आप कर रहे होते हो, जैसा बो रहे होते हो, वैसे काटने का वक्त आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। क्या भाई ये क्या हो गया, भाई कहते ना ये क्या हो गया, बाद में याद करता है हमने बोया ही गलत था,
तो यही होना था ना, वो वाली स्थिति है। अब आप पहले तो टाइमिंग पर आइए। ये वक्तव्य जब वो दे रहे थे तब तक सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर चीजें अपनी स्पष्ट कर दी थी। ये उसके बाद की है। ये टाइमिंग इसलिए बता रहा हूं कि टाइमिंग की बात बीजेपी के नेता बहुत करते हैं। दो बातें हुई, दो घटनाएं हुई, दोनों घटनाएं शायद आपको किसी ने नहीं दिखाई होंगी। एक, उपराष्ट्रपति इस तरीके से हाय हाय करने में लगे थे, इस तरीके की कि क्या भाई संविधान पर भारी संकट टूटने वाला है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा खत्म कर दिया, सीमाएं लांघ दी, राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, ये कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति, तमाम ये कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये हद नहीं है, ये नहीं है, सारी चीजें उपराष्ट्रपति को अचानक जगदीप धनखड़ साहब को याद आ गई। बहुत जल्दी राज्यपाल को वो, राष्ट्रपति को आदेश, कैसे सारी चीजें, क्यों? क्योंकि तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। अचानक से इनको एक वाकया याद आया। ये वाकया किसका सुना रहे थे वो और बता देता हूं। ये वाकया ये भी जब इनको कुछ नहीं मिला, खबर मिली होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो फैसला ले दिया है, अंतरिम फैसला ही सही लेकिन सुनाया है, उसके बाद ये वक्तव्य दे रहे थे और याद दिला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के यहां से, माफी चाहेंगे, हाई कोर्ट के एक जज के यहां से नकदी मिली थी, पैसे जल गए थे, आग लग गई थी, शुरुआत में मान नहीं रहा था, दिल्ली फायर विभाग मान नहीं रहा था, तमाम चीजें याद है आपको, है ना? और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो रहा था, इलाहाबाद के जज मान नहीं रहे। ये इतने दिन से शांत बैठे तो उपराष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसने के लिए कुछ मिला नहीं, ढूंढो कुछ मिला नहीं होगा, तो वही वाला मुद्दा उठा लाए। ये कोई तरीका होता है? अगर आम आदमी हो, उसके घर से पैसा मिल जाए तो कार्रवाई हो जाती है। आपने क्या किया, उसको उनका ट्रांसफर कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या कमेटी बनाई, वो कोई संवैधानिक तौर पर कमेटी नहीं। सारी बातें उपराष्ट्रपति को अभी याद आई, क्योंकि बताने के लिए कुछ था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पर, क्या तंज कसते। तो इन्होंने कहा यही तरीका आजमा लिया जाए। बस इसी मसले को मैं पूछ रहा हूं, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार ही कहूंगा ना, उपराष्ट्रपति एक तरीके से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सरकार के मुखिया के तौर पर भी माने जाते हैं ना। क्या हो रहा था? वो पुलिस वाला, वो फायर ब्रिगेड का चीफ जो कह रहा था पैसा जला ही नहीं, वीडियो डिलीट्स, बहुत सारी चीजें हुई थी, उस पर बात नहीं करते। अरे किसने रोका है? FIR दर्ज करते, लेकिन नहीं, वो आप कर नहीं पाए और सिर्फ माहौल क्रिएट करना है इन सब लोगों को। चलिए चलते आपको एक महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूं, क्या हो रहा है। खुशी का माहौल भी आया बीजेपी के पास, देखिए। चलिए बता दूं क्यों ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी लेते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचने वाले लोग भाजपा विधायक NK कोचर, नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक हैं ये लोग। इसलिए कुछ रहे गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया। इस वीडियो में नंदकिशोर भी मौजूद है। नंदकिशोर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। बीते दिनों गाजियाबाद पुलिस के साथ भाजपा के इस विधायक की खूब झड़प हुई थी और उसके बाद अब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।